All right, class. Greetings of the day. Let's begin with today's class. As you know very well that in our online classes, we have been discussing the topic, chapter number 4, structure of atom, right? And in the structure of atom, we have understood in our previous class how to write electron in different shell. ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग शेल के अंदर फिल कर, ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक था लास्ट में। तो इसको समझाने के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था जो हमें बताता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमारे पास अलग अलग शेल्स होते हैं, अलग अलग रूम होते हैं। मान लीजिए जो न्यूक्लियस की सबसे पास वाला यानी फर्स्ट शेल, उसको हम नाम देते हैं ए। उसके बाद जो सेकंड शेल है उसको हम किसका नाम देंगे, एल का, ठीक है जी। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि हर एक शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डालने की पावर जो है वो फिक्स होती है, यानी हम अपनी मर्जी से किसी भी शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल नहीं कर सकते। जो पहली शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आए, जो सेकंड शेल है उसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, सेम एज इट इज थर्ड शेल 2 8 8। ये रूल हमने पढ़ा था, है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, यानी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, तो एक इलेक्ट्रॉन हम कहीं भी फिल करेंगे, हम पहले शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अपना फिल करते हैं। सेम एज इट इज हम सेकंड की तरफ गए, हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन एक शेल फिल कर सकती है, इसीलिए उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 2। क्लियर हो गया, दिस इज हाइड्रोजन हीलियम। फिर है हमारा लिथियम, देन बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे बहुत अच्छे से आपकी बुक में एक्सप्लेन किया है। और मैंने भी लास्ट टाइम पूरा लेक्चर इसी चीज पे डिवोट किया था कि कैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को अरेंज करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि जो सेकंड शेल वाले हैं वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन अप टू नियोन। आपकी बुक में देखने एक बार लिखा हुआ है ना, पेज नंबर 50 खोलो एक बार, पेज नंबर 50 बने हुआ ना डायग्राम। उसमें क्या है, फर्स्ट में हाइड्रोजन और हीलियम, सेकंड शेल वाले कौन से, लिथियम, बेरिलियम अप टू नियोन, एन होगा लास्ट में, है ना। यानी इसके अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो सेकंड शेल तक जाए, ठीक है जी। सेकंड शेल के जो आपका नियोन है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 10। तो हम क्या करेंगे, पहले के अंदर हमने फिल किया और सेकंड के अंदर हमने 8 फिल। अब इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर नहीं आ पाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, एक नई शेल बनाए। ये मान लीजिए आपकी सोडियम की, सोडियम के अंदर है टोटल 11 इलेक्ट्रॉन, पहले में 2 चले गए, दूसरे में 8 चले गए, ये दोनों फिल हो गई। क्या अब हम इसमें एक और नया इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉन फिल करने की कैपेसिटी हो गई है पूरी। तो हम नया इलेक्ट्रॉन किसमें डालेंगे, थर्ड शेल, दिस इज के, दिस इज एल एंड दिस इज एन, ये हमारी एम शेल में इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। सेम एज इट इज, जैसे हमने सोडियम कवर कर लिया था, हमारे पास फॉर एग्जांपल है मैग्नीशियम, उसके अंदर है 12, तो सेम रूल रहेगा हमारा, न्यूक्लियस के पास वाली जो शेल है के शेल, उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट शेल होगी उसके अंदर कितने आएंगे 8, बिल्कुल सही, ये मैंने 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब नेक्स्ट जो शेल है उसके अंदर आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, सही बोल रही हूं मैं, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, ऐसे करते करते हम कहां तक चले जाएंगे, आर्गन, जिसके अंदर कितना होगा, लास्ट शेल के अंदर पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाए। ये सब चीजें मैं आपको लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी थी। इससे आगे हम बढ़ते हैं जो आज का टॉपिक है, दैट इज वैलेंसी। वैलेंसी को सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि किसी भी एटम का जो सबसे बाहर वाले शेल है, जो आउटर मोस्ट शेल है, उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल का मतलब बेसिक मतलब क्या होता है, बाहर वाला शेल, सबसे आउटर शेल, ठीक है। और बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर मैं हीलियम की बात करूं, हीलियम के केस में मेरी वैलेंस शेल कौन सी है, के, सही बोल रहे हो ना, हीलियम के अंदर वैलेंस शेल कौन सी है, एक ही शेल है तो वही आउटर होगी, ये है मेरी वैलेंस शेल। और कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, 2, तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। नेक्स्ट अगर मैं नियोन की बात करूं तो इसकी वैलेंस शेल कौन सी है, L, क्यों, क्योंकि इसकी आउटर शेल कौन सी है, L, दिस इज K, दिस इज L। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे टोटल 8, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, सही बोल रहे हो, समझ में आ रहा है दोनों को। सो दिस इज वैलेंस शेल
दिस इज अगेन वैलेंस शेल, सेम एज इट इज R1। अब इन तीनों को मैंने सबसे अलग क्यों रिप्रेजेंट किया है उसका कंसेप्ट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जब हमने सारे के सारे डायग्राम बना लिए, हमने इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिया, तो हमने ये देखा कि हमारा जो हीलियम है, नियोन है और आर्गन है, ये तीनों गैस ऐसी हैं जिनकी आउटर शेल या जिनकी वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड है, पूरी तरीके से भरी हुई है। आप लोग देख सकते हो इसके अंदर टोटल 2 है, इसके अंदर टोटल 8 है, इसके अंदर भी टोटल 8 है। तीन अलग अलग शेल है K L M और तीनों पूरी तरीके से फिल्ड है। ठीक है, तो मैं इनको बोल रही हूँ आउटर शेल होती है हमारी कंप्लीटली फिल्ड, या फिर मैं बोल सकती हूँ वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड, एक ही बात है। ठीक, इन तीनों गैसेस को नाम दिया जाता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। क्या मतलब होता है? नॉन रिएक्टिव। देखो अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके जो तीनों के तीनों आपके एटम हैं, इनकी बाहर वाली शेल पूरी तरीके से फिल्ड है। ठीक है, इनको कोई नया इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन अपना वापस छोड़ना चाहेंगे, ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से कंप्लीटली फिल्ड। अगर मैं समझाऊं तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि मान लीजिए ये जो 3 लोग हैं इनको भूख नहीं लगी, इनके पास पूरा खाना है अपना कुछ, तो क्या ये खाने की तरफ जाएंगे? क्या ये खाने की तलाश में जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रॉपर फूड है, इनको जरूरत ही नहीं जाने की। ठीक, इसी वजह से इन तीनों को हम बोलते हैं इनर्ट गैस, यानी ये नॉन रिएक्टिव है। इनके इलेक्ट्रॉन पूरे होने की वजह से ये ना इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेंगे ना इलेक्ट्रॉन लेना पसंद। दैट्स, समझ में आ गया? अदर देन दैट बाकी आपके जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मैं जो भी एलिमेंट्स की बात करूं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो एलिमेंट है ये अपनी शेल को इनर्ट गैस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनर्ट गैस आपकी सबसे ज्यादा स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल। स्टेबल क्यों है? क्योंकि इनकी आउटर शेल में पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे एलिमेंट स्टेबिलिटी लेने के लिए अपने आप को इनर्ट गैस तक पहुंचाने की कोशिश करें। मान लो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की, उसके सबसे नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सी है? हीलियम। हाइड्रोजन के पास हीलियम है ना, हाइड्रोजन में कितना है? 1, हीलियम में कितने हैं? 2। तो इसको हीलियम तक जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? 1। बात समझ में आई मेरी? तो मैं क्या बोल रही हूँ कि कोई भी एटम उसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करना है, उसको अपने आप को पूरा करना है, इसीलिए उसको वहां तक जाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है या लूज करना है वो उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंस। जैसे कि हाइड्रोजन, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम तक जाने। अगर मैं बात करूं लिथियम की, लिथियम के केस में देखते हैं यहाँ पे टोटल कितने हैं? 2 और 1 3। इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 ओनली। और इसको कितने चाहिए यहाँ तक जाने के लिए? 8। सही बोल रही हूँ मैं? तो क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे वो ज्यादा आसान रहेगा, या ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करे वो ज्यादा आसान? 7 को गेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जी की जरूरत है। एक तरफ तो है 7 इलेक्ट्रॉन, एक तरफ तो है उसके पास 7 रोटियां, ठीक है, और एक तरफ उसके पास सिर्फ 1 रोटी। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसको 1 रोटी वो आराम से खा भी सकता है, डाइजेस्ट भी कर सकता है एज कम्पेयर टू 7, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, तो इस केस में क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, बाहर निकाल देगा और हीलियम जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो मैं वैलेंसी क्या बोलूंगी? वैलेंसी इज डिफाइंड एज, valency is defined as number of electrons gained or lost
by the valence shell to become stable, समझ में आ गई बात? इसको हम क्या बोलेंगे? वैलेंसी। ठीक है जी। अब इस वैलेंसी को मैं 3 अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, अलग-अलग ग्रुप में तोड़ दूंगी, आपको समझ। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है आपका बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के पास कितना है 1 और उसको हीलियम तक जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी 1। ठीक है जी। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हो गया, एक तो एग्जांपल मैंने आपको अभी लिथियम का समझाया। लिथियम का ये पॉजिटिव चार्ज है, उसकी आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल 3। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हीलियम में, स्टेबल गैस। ठीक है, और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव फ्लोरीन। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, यानी उसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4। तो 2 उसके पास प्रेजेंट हैं और 2 उसकी आउटर शेल पे प्रेजेंट। सेम एज इट इज उसको अपने आप को स्टेबल करना है, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करते या वो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करते। कौन सा ज्यादा आसान है? ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करना, क्योंकि उसमें कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज करके हीलियम में चला जाएगा। हीलियम में जाने की वजह से वो क्या हो जाएगा स्टेबल। तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे कितनी होगी 2। जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो उसकी क्या है वैलेंसी। इसकी वैलेंसी यहाँ पे कितनी है 2। ठीक है जी। अब ये 2 एग्जांपल मैंने लूजिंग के देख लिए, एक आध और गेनिंग का देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है क्लोरीन। क्लोरीन की सबसे एक बार बनाने की कोशिश करो। क्लोरीन कितने होते हैं क्लोरीन में टोटल? क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 17। तो पहली शेल में कितने आएंगे 2, बिल्कुल सही है। दूसरे में कितने आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड में कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब उसके पास पॉसिबिलिटी क्या है कि वो या तो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर दे। क्यों? अगर 7 इलेक्ट्रॉन को लूज देगा तो वो क्या बन जाएगा नियोन जैसा, सिर्फ 10 रह जाएगा। अगर वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो वो किस जैसा बन जाएगा आर्गन जैसे। टोटल उसके अंदर कितने होते हैं 18, 17 और 1 18। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को गेन। कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पॉसिबिलिटी है ना। 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो किस जैसा बन जाएगा आर्गन जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गेन इलेक्ट्रॉन में क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, प्लस का मतलब है गेन करना और उसका मतलब है माइनस। वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसके जैसा बन रहा है आर्गन जैसा। तो इसकी वैलेंसी भी क्या है 1। क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या है 1। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करें उसकी वैलेंसी क्या है 2। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का? एक एग्जांपल करना। Suppose you have fluorine technique. Fluorine. Everybody in the online class also
प्लीज मेक नोट, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनाइए और वैलेंसी करने की कोशिश कीजिए। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन एंड देन टेल मी व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 9। तो कितने होंगे उसके अंदर? न्यूक्लियस है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 7 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है। तो नाउ उसके सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? नियोन। इसके अंदर कितने होते हैं टोटल? 2 और 8 10। इसके पास कितने हैं? 9। तो 9 से 10 जाने के लिए उसको सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? बिल्कुल आसानी से गेन कर लेगा, किस जैसा बन जाएगा? नियोन। तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? प्लस 1 से 1। इसकी वैलेंसी भी क्या होगी? 1। समझ में आ रही है मेरी बात? इजी है, कर लोगे? तो इसीलिए इसकी वैलेंसी है 1 और इसको मैं गेनिंग वाले के साथ लिख रही हूँ। फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया उसने और ये किस जैसा बन गया? नियोन जैसा। ठीक है जी? This is by gaining electron, this is by losing. यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अब थोड़ी सी और चीजें इसमें सीखते हैं। ये तो हमें पता चल गया कि हम वैलेंसी कैसे निकालें। हमें सिर्फ इतना देखना है तो उसके सबसे क्लोज वाली नोबल गैस कौन सी है, तो उसके सबसे क्लोज वाली नोबल गैस है उसको उसके जैसा बनना है। यहाँ वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे या फिर वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। ठीक है? अब देखो, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी 1 है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, उसकी वैलेंसी क्या होगी? 1 या 2। ठीक है? दोनों के केस में वैलेंसी तो सेम रहेगी, लेकिन आप लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे जो एटम्स थे उनके ऊपर जो आयंस थे उनके ऊपर कोई चार्ज था। किसी के ऊपर +1 था, किसी के ऊपर -1 था, किसी के ऊपर -1 है ना? जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसके ऊपर कितना चार्ज आता था? उसके ऊपर क्या चार्ज आता था? नेगेटिव या पॉजिटिव? जहां पे गेन कर रहा है वहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये लिखा है ना मैंने, ई के ऊपर माइनस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं यानी नेगेटिव चार्ज को गेन, इसीलिए उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर कर रहा है, तो उसके ऊपर कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। याद रहेगी मेरी बात? ठीक है? तो अब ये कुछ एग्जांपल्स मैंने देखे थे। इसके अलावा एक थर्ड पॉइंट और देख लेते हैं जिसका एक दो ही एग्जांपल है, ज्यादा एग्जांपल नहीं है, व्हिच इज कार्बन। ये हो गया आपके दो अलग अलग पॉइंट। थर्ड पॉइंट है बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इसके दो ही एग्जांपल है, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल है वो है आपका कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 6। कितना होता है? 6। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं फिट करूं तो कैसे होगा? ये न्यूक्लियस है, उसकी आउटर शेल में पहले में होंगे 2 और दूसरे वाले में होंगे 4। 1 2 3 4। ठीक? तो अब यहाँ पे दिक्कत ये आ गई है कि उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें चला जाए? नियोन के जैसा 2 और 8 बना, या वो अपने चारों इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे और किस जैसा बन जाए? हीलियम जैसा। है ना? समझ में आ रही है बात? या तो चारों को लूज कर दिए, चारों को गेन कर दिए, बिल्कुल बीच में आके खड़ा हो गया। ठीक है? तो ये अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करता है कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, गेन करना बड़ा मुश्किल काम है, तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। शेयर मतलब कोई और एटम आएगा तो वो इलेक्ट्रॉन उसके साथ भी रखेगा और अपने पास भी रखेगा। ठीक है? ये आप लोग थोड़ी सी बड़ी क्लास में जाके पढ़ोगे, थोड़ी हाई क्लासेस में। लेकिन इसमें एक दो एग्जांपल है कि आपका जो कार्बन है, क्योंकि वो बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है, इसीलिए ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है। तो इसकी वैलेंसी कितनी रहेगी? 4। वो अपने चारों ही इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है ना शेयर करने के लिए, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या रहेगी? 4। अभी तक हमने क्या देखा था? या तो वैलेंसी 1 थी या तो वैलेंसी 2 थी।
ये ऐसा केस है जिसके अंदर वैलेंसी कितनी है 4। ठीक है जी। अब एक और सिलिकॉन का बनाने की कोशिश करो। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14। बनाने के बाद सिलिकॉन विद द 14 कितने होने चाहिए उसके आउटर शेल में? पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, दूसरे में 5 6 7 8 और थर्ड शेल में 4। यहाँ पर भी सेम केस आ गया है। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को या तो लूज करे या तो 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो वो कुछ नहीं करेगा, वो उनको शेयर करेगा और इसकी वैलेंसी क्या होगी 4, क्योंकि इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। तो ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन वाले में से 2 ही एग्जांपल है, कार्बन और सिलिकॉन। इसकी वैलेंसी कितनी होगी 4। याद रहेगी बात? कर लोगे आसानी से? बस ये अगर हमें समझ में आ गया तो हमारी वैलेंसी या वैलेंस शेल क्या होता है वो कंसेप्ट भी क्लियर है। ठीक है जी। एक दो एग्जांपल लेते हैं जो आपकी नोटबुक में है, आपकी बुक में, सॉरी, पेज नंबर 52 खोलिए एक बार, पेज नंबर 52। उसमें एक ही क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी के टेक्स्ट में। Question number 1, how will you find the valency of chlorine, sulfur and magnesium? How will you find the valency of chlorine, sulfur and magnesium? I hope class you have got the point. If you are present in the online class, या तो आपने इसको साथ साथ नोट कर लिया होगा और नोट, please take the screenshot so that we can move to the next topic. चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। Question number 1, your NCERT index, page number 52. Page 52. NCERT index question. Question number 1. Question में पूछा गया है क्लोरीन, सल्फर और किसका है मैग्नीशियम। क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। आपको इन तीनों की वैलेंसी हमें बताना है। तो वैलेंसी बताने के लिए हमारे पास सबसे आसान काम क्या होता है? सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, ये काम होता है ना। सबसे पहला काम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी 17। तो इसके इलेक्ट्रॉन बनाते हैं हम पहले शेल में 2, सेकंड शेल में 8 1 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड में 7 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसके सबसे क्लोज वाली नोबल गैस कौन सी है? आर्गन, जो इसका कितना एटॉमिक नंबर है 18। तो 17 से 18 तक जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन। तो वो एक इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है जी। तो वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और 18 में कन्वर्ट हो जाएगा आर्गन में। तो इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। बहुत बढ़िया, इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। समझ में आ रहा है ना? सिंपल है। हर बार हमें ये देखना है जो भी एलिमेंट आपको दिया गया है उसके सबसे क्लोज वाली नोबल गैस कौन सी। इसका काम सिर्फ यही है कि इसको खुद को स्टेबल करना है। अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसको नोबल गैस तक पहुंचना पड़ेगा, कैसे भी करें। वो ऑप्शन है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो लूज करेगा, वो दूसरी बात है। लेकिन पहला हमारा सबसे काम क्या है? उसके सबसे क्लोज वाली नोबल गैस। ठीक है जी, क्लियर होगी मेरी बात? ओके, सेकंड क्या दे रखा है? सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो सेम रूल होगा, ये आपका न्यूक्लियस है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 2 3 4 5 6 7 8, थर्ड में 6 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अगेन सबसे नियरेस्ट कौन सा है 18 आर्गन। तो ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है ना। और 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आर्गन। क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है इसीलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी 2। इसमें कितनी थी क्लोरीन में 1, इसमें कितनी है 2। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? वैलेंसी इज 2। कर सकते हो? ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गिवन एज मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर बताना मुझे 12। तो सबसे पहले तो हमारा काम है अपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। पहले में 2, सेकंड में कितने आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बाकी इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते तो क्या शेल बनाएंगे हम थर्ड के अंदर कितने आएंगे 2 1 एंड 2। ठीक, अब यहाँ पे देखो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो मैग्नीशियम के पहले ये देखो मैग्नीशियम के आसपास कौन कौन सी नोबल गैसेस है, एक है नियोन और एक है आर्गन। नियोन के पास कितना एटॉमिक नंबर है 10 और आर्गन के पास 18। अगेन टू पॉसिबिलिटी ओवर हियर, या तो अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके नियोन तक चला जाए, यानी 12 से 10 में चला जाए, दो इलेक्ट्रॉन को घटा दे, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन को उसमें घटा दे, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है वो 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करे और आर्गन तक जाए। कौन सी पॉसिबिलिटी ज्यादा आसान है नियोन तक पहुंचने की, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो दो इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू 6 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो इस पॉसिबिलिटी को नहीं देगी। और वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को यूज किया है इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी 2। कितनी वैलेंसी होगी 2। क्लियर हो गई मेरी बात? ये लो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल था। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट आवर वैलेंसी विद द हेल्प ऑफ सल्फर, मैग्नीशियम और क्लोरीन। ये 3-4 एग्जांपल, ठीक है जी। सो क्लास, if there is any kind of doubt, any kind of query, please let me know. By my side the topic is completed. आज हमने ज्यादा कुछ नहीं सीखा है, सिर्फ ये सीखा है कि कैसे हम वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक ही कंसेप्ट है, या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना है या इलेक्ट्रॉन को लूज करना है, और कहां तक पहुंचना है अपने नोबल गैस। ठीक है जी। तो क्लास अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज रेज योर हैंड, लेट मी नो। Hinkar sir, is there any doubt? नो मैडम, कोई डाउट नहीं है सर? नहीं नहीं, मेरे को क्या डाउट होगा मैडम। हाँ, नाउ वी कैन एंड द क्लास। Yes sir, if there is no doubt then we can end the meeting. This was all by my side class. Please revise it carefully. Thank you so much.